नारी है मान, नारी से ही है हर पहचान, हौसले से जो आगे बढ़ती है वही लिखती है अपना सम्मान। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे सब एडिटर के राणा जी को, और हम अब इस संवाद को अध्यात्म और नारी शक्ति की ओर बढ़ाएंगे, जहां सुनेंगे उनके संघर्ष, उनके विचार जो एक नारी करती है, क्योंकि नारी एक नारी सब पे भारी। उससे पहले मैं अपने गेस्ट के लिए जो हमारी टीम ने एवी बनाई है उसको प्ले करवाऊंगी, ताकि आप उनके बारे में जाने, उनके परिचय जाने कि वो क्या है और क्या कुछ करते हैं। एवी चलाई जाए। कनकेश्वर नंद गिरी जी, समाज ने जिन रास्तों पर दीवारें खड़ी की, उन्होंने उन्हीं रास्तों को सम्मान की राह बना दिया। तिरस्कार को ताकत, संघर्ष को साधना और पहचान को प्रेरणा में बदलने वाली एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत जिनका नाम आज श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी। धर्म और अध्यात्म की राह पर चलते हुए उन्होंने किन्नर समाज को केवल एक पहचान ही नहीं दी, बल्कि सम्मान के साथ जीने का आत्मविश्वास भी दिया। उनकी वाणी में भक्ति है, उनके कर्मों में सेवा है और उनके व्यक्तित्व में समरसता का संदेश। महामंडलेश्वर के रूप में उन्होंने ये साबित किया कि अध्यात्म किसी वर्ग, जाति या पहचान का मोहताज नहीं होता। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल श्रद्धा, साधना और सेवा से होकर गुजरता है। आज कनकेश्वरी नंदगिरी केवल किन्नर समाज की आवाज नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक सशक्त प्रतीक बन चुकी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब संकल्प मजबूत हो, आस्था अटूट हो और उद्देश्य मानव सेवा हो, तब हर संघर्ष सम्मान में और हर चुनौती उपलब्धि में बदल जाती है। सेवा से जुड़ी तो वरिष्ठ हस्तियों को, लेकिन उससे पहले दूसरी एवी भी हम चलाएंगे और उन शख्सियत के बारे में भी जानेंगे। एवी पर चलाया जाए। चारू चौधरी। कुछ व्यक्तित्व पद की गरिमा बढ़ाते हैं और कुछ अपनी चारू चौधरी कुछ व्यक्तित्व पद की गरिमा बढ़ाते हैं और कुछ अपनी संवेदनशीलता से समाज में उम्मीद जगाते हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई में एक ऐसा ही नाम है महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी। एक ऐसी जनसेविका जिन्होंने महिलाओं की आवाज को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे न्याय दिलाने का संकल्प भी निभाया। चारू चौधरी का सार्वजनिक जीवन समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल है। महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। संघर्ष को शक्ति में, संवेदना को संकल्प में और सेवा को अपना धर्म बनाने वाली चारू चौधरी आज उन महिलाओं की आवाज है जो सम्मान और अधिकार के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। जनसेवा से जनविश्वास तक और जिम्मेदारी से बदलाव तक, यही है चारू चौधरी की पहचान। श्रीमती चारू चौधरी जी का तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू रिया। तालियां बहुत कमजोर हैं, इस शक्ति के लिए तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। विराजमान हो जाइए, इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए, उधर उस चेयर पर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चारू जी आपका भी स्वागत, कनकेश्वरी जी आपका भी स्वागत है महुआ खबर पर। कनकेश्वरी जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं कि किन्नर अखाड़े की स्थापना का उद्देश्य क्या है और आज समाज में और सनातन में आप कैसे देखती हैं उस अपने स्थान को और अपनी जगह को। माइक आपके पास है वहीं पर, आप भी चारू जी माइक ले लीजिए। जय श्री महाकाल। मैं सबसे पहले महुआ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मंच पे हैं और जितने भी सब हमारे सामने भक्त हैं सबको आशीर्वाद। हमारे किन्नर अखाड़ा की जो गठन 2014 में हुई थी, ये डॉक्टर आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के द्वारा। जी।
जो कि ये त्रिपाठी भी हैं, हमारे गोरखपुर जनपद के बांसगांव बीता गांव की रहने वाली है। इन्होंने किन्नरों का जो भी वेद से, किताबों से, रामायणों से सब निकाल कर जब देखा, हम उपदेवता में आते हैं जी हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहलाते हैं, बिल्कुल। शास्त्र में है, जी ग्रंथों में है। तो उसी हिसाब से जब अखाड़ा को जब जोड़ा गया था तो अखाड़ों ने सब विरोध भी किया था जी। उज्जैन में। बिल्कुल। तो अखाड़ा परिषद से लेकर और जूना अखाड़ा का हरिगिरी महाराज जो जी। महामंत्री है, जो पूरा अखाड़े की, उन्होंने सपोर्ट किया सिर्फ साई स्नान के लिए। तो किन्नर क्योंकि देव ग्रंथों में आते हैं तो इसलिए उनको दिया गया। चारू जी, महिला आयोग में किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा आती है महिलाओं को लेकर, और उन पर किस तरह से स्टैंड लेता है महिला आयोग? देखिए, जब से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि जब से उनने देश और प्रदेश की कमान संभाली है तब से जो हमारी कानून व्यवस्था में सुधार आया है, उसकी वजह से अब आप सड़क पे होने वाले अपराध तो नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ घरेलू हिंसा वाले हमारे पास ज़रूर शिकायतें आती हैं। और जो हमारी घरेलू हिंसा वाली शिकायत आती है उसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। साथ ही जो भी महिला शिकायत करती है उसके पूरे प्रकरण को देखते हुए हम पुलिस और प्रशासन से उसकी रिपोर्ट तलब करते हैं और फिर उसके बाद उसे संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में और बेहतर कानून बनने की जरूरत है, या उन्हीं कानून को बेहतर प्रभावी तरीके से लागू करने की? देखिए, कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनको लागू करने के लिए कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही जो हमारे सामने आती हैं तो हम तुरंत ही पुलिस, और मैं जैसे बताया आपको कि पुलिस प्रशासन से हम समन्वय बनाते हुए जी। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो महिला हमारे पास आती है उसे तुरंत न्याय मिले और दोषी के साथ कड़क से कड़क कार्रवाई हो। इसी पे ये हमारी प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए हम सारे अपने कार्य करते हैं, क्योंकि महिला की सुरक्षा सरकार की भी प्राथमिकता है और महिला आयोग की भी प्राथमिकता है। अगर उसके साथ जी। कुछ भी दुर्व्यवहार, अगर वो पुलिस स्टेशन पे जाती है या उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती, कुछ भी होता है, तो हम इसे संज्ञान में लेते हुए उसे तुरंत न्याय दिलवाते हैं। कनकेश्वरी जी, एक तरफ तो किन्नरों को लेकर उनकी भागीदारी और तमाम चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, महाकुंभ में आपकी भागीदारी बढ़ी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज में अभी भी आपको वो स्थान मिल पाया जो ग्रंथों में मिला हुआ था, जो हमारे शास्त्रों में मिला हुआ था, या अभी उसमें कहीं बहुत पीछे हैं? जय श्री महाकाल। अभी भी बहुत पीछे हैं, जो कि ग्रंथों में और शास्त्रों में जो है वो तो मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी समाज दो नज़र से देखते हैं हमें। मैं भी अपने माँ बाप की औलाद हूँ, एक ही कोख से सभी जन्म, स्त्री पुरुष हमारे जैसे। लेकिन गोरखपुर जनपद में जब से हम आए, 98 में आई थी जी, तो मुझे बहुत ये क्या बोलती हूँ, मैं साउथ की हूँ, आंध्र प्रदेश की जी। तो हिंदी भी मेरी कट हो जाती है, लेकिन मैं जो कट होती तो खैर उसको सबको कह देती हूँ। लेकिन जब हम गोरखपुर में आए 98 में, तो लोग ने देखा अजब नज़र से, लेकिन आज वो हमें माता जी भी कहते हैं, दीदी भी कहते हैं, मौसी भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं जी। तो गोरखपुर का ये जो मुझे ये प्यार मिला, ये मेरी सौभाग्य है। मैं इस गोरखपुर से कहीं जाने के लिए इच्छा भी नहीं थी, ना जाना चाहती थी। समाज ने, हमारे किन्नर समाज ने कहा गोरखपुर में कुछ नहीं है, तो दिल्ली आ जा, पंजाब आ जा, बॉम्बे आ जा। लेकिन हमने कहा गोरखपुर में बहुत कुछ है, क्योंकि मैं साउथ की हूँ, जो साउथ में जो पूजा संस्कृति सब चलती रहती है।
तो गोरखपुर जब गुरु गोरक्षनाथ नगरी देखी, मतलब मैं यहीं रहूँगी। आज 98 से मैं यहाँ एक महामंडलेश्वर की उपाधि पाई। जी गुरु गोरक्षनाथ नगरी में रह के योगी जी के राज में मैं एक किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी बनी जी और समाजों के लिए मैं एक माता बहन सब कुछ बनी और हमारे सब कुछ सामने बैठे हैं, ये हमारे सब हैं। आपको लगता है कि स्वीकार्यता उतनी है जितनी होनी चाहिए थी या उससे बढ़कर है? क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। बढ़ के भी है, कम भी है। नज़र जी एक माँ बाप 9 महीने कोख में रख के जन्म देते हैं, जी उसे दर्द होती है। जो आँख से जन्म देते हैं थोड़ी जी। दर्द होती है। तो समाज 5 एक बराबर नहीं होती है। बिल्कुल। मैं उतना बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन जो बोल रही हूँ बस इतना है। आज भी हम विमुख है, क्या कहते हैं, हम तिरस्कार आज भी हैं। जी क्योंकि हमारे समाज के कितने किन्नरे जो ट्रांसजेंडर जो नई नई पीढ़ियाँ की है, बिल्कुल। मैं सरकार से भी एक गुहार लगाती हूँ, वो उनको वो सुविधा मिले। मैं गद्दीदार किन्नर होते हैं, गद्दीदार किन्नर जो बधाई वाले, जी आपके बच्चे में आपकी शादी में जाते आशीर्वाद दे के हम लेते हैं, वो गद्दीदार होते हैं। जी लेकिन जो ट्रांसजेंडर जो नई पीढ़ियाँ हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, उसके सब पूछते हैं। इस बिल्कुल। समय का सरकार, हमें तो कोई पूछा नहीं था, तो आज मैं आप लोग के बीच में जी रही हूँ। तो उनके लिए मैं सरकार से यही कहूँगी, उनको सपोर्ट करें, वो हमारे किन्नर जो ट्रांसजेंडर जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको आगे बढ़ाए। सबके लिए अभी जैसे चारू जी ने कहा सबका आयोग है, हम लोगों को भी वो होना चाहिए। बिल्कुल। तो किन्नर कल्याण बोर्ड का तो है, लेकिन अभी आएगी आगे आगे। तमिलनाडु में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सब जगह पे है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। इतना कम है क्या, हम उनके अब लेके चल रहे हैं, बहुत है। और मैं ये चाहूँगी आगे भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, पूज्य महाराज जी से, कि हमारे समाज को आगे और बढ़ाए और आप लोगों के बीच में रखें और आप लोग इसको देखें। चारू जी, आपने जिस बात का जिक्र किया था कि घरेलू हिंसा के मामले अभी भी आ रहे हैं, घरेलू हिंसा के साथ साथ कार्य स्थल पर जो शोषण होता है या जिस तरह का व्यवहार होता है, ऐसे में आप उन बच्चियों को या उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम उनकी कार्यशाला करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। और जब अगर महिला अपने अधिकार के लिए जागरूक हो जाती है तो उसे अच्छे और बुरे की समझ होती है। साथ ही अगर उसके साथ कुछ हो भी जाता है तो वो तुरंत हमें शिकायत करे। और हर महिला को मैं बोलती हूँ कि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसको हमेशा याद रखें। जैसे हमारा 112 है, 181 है, इसमें अगर आप डायल करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे पुलिस होती है, आप तुरंत आपकी कार्रवाई होती है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमारे आयोग के पास आइए। 24/7 आयोग के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और आज सरकार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हर कदम पे खड़ी हुई है। महिलाएं अच्छा भी कर, आप देख रहे हैं पहले की और अब की स्थिति में महिलाओं में बहुत अंतर आया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रही हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार की ये प्राथमिकता है, हर महिला सुरक्षित हो, हर महिला सम्मानित हो और महिला आत्मनिर्भर बने। कनकेश्वरी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि वो इन सब से भी जुड़ा हुआ होगा, हो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आप अभी जिक्र कर रही थी बधाई वाले किन्नरों की, बधाई वाले जब किन्नर घर पर आते हैं तो क्या उनको कितना देना है ये फिक्स होता है, या फिर कई बार उनकी जिस तरह से डिमांड होती है वो डिमांड जरूरी नहीं कि सबके लिए अफोर्डेबल हो? वो कहीं जाते हैं तो किसी से 20,000, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, 2.5 लाख तक की बधाई मांगते हैं। वो जरूरी नहीं कि सबके लिए वो उतना कंफर्टेबल हो, उतना अफोर्डेबल हो। तो उसके लिए क्या कुछ नियम, कायदे, कानून आपके यहाँ हैं या नहीं? मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। आपने अच्छा प्रश्न किया है, जो ये प्रश्न पूरे समाज के लिए,
पूरे जनता के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बिल्कुल। हमारा गुरु गोरक्षनाथ नगरी से सीएम सिटी से ये जाना ज़रूरी है। देखिए, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। बिल्कुल। अगर हम आपके पास गए, आपसे हम मांगे कि माँ भी, बच्चे भी अगर बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है, जी ठीक है, तो हम आपसे मांगेंगे प्यार से, चाहे जिद करके, जो भी, जैसे रोने के दूध की बात कही, जी आपसे मांगेंगे। हमारा नसीब में जो रहेगा वो मिलेगा, लेकिन हम आपको पीड़ित नहीं करेंगे। जी जो पीड़ित करके लेते हैं इसके लिए हम खिलाफ हैं। पीड़ित ना करें, इसकी कोई डिमांड नहीं होती है। बच्चा नॉर्मल भी होता है, हाँ। और बच्चा ऑपरेशन से भी होता है, और कुदरत की भी देन होती है जी। लेकिन जब इसकी कोई मान्यता नहीं, माने इसकी कोई डिमांड नहीं है, तो फिर हमारी बधाई की कैसी डिमांड होगी? बिल्कुल। तो बधाई की कोई डिमांड नहीं है। कोई 1 रुपया भी दे देता है। हमारे बगल में पीपीगंज में हमारे बगल में हमारी बस्तियां हैं, जी। गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन हमारे पीपीगंज में जो मुझे देते हैं मैं वही लेती हूँ, और अमीर से जो मिलता वो लेती हूँ। मैं चेलों से भी एक कहती हूँ, प्यार से मांगना। हमारा ठकटेनी करने का काम है, नहीं नहीं बाबू मैं ये नहीं लूँगी, हम इनाई चाहें, हम उनाई लेब, हम पूरे 1 महीना का तनख्वाह लेब। जी। तो हम 1 महीना का तनख्वाह कह देली, तब तनख्वाह नाई दे दिली हमें। अब कुछ लोग बा कि 1 महीना का हम कहाँ से दे दे। अरे मेरा मांगने का काम है, मैं मांग चुकी हूँ, आपने दिया, मुझे वो स्वीकार है। जी श्री रामचंद्र ने जो कहा, हमें 14 वर्ष के बाद आपको कलयुग में सम्मान मिलेगा। सम्मान मिल रही है, मान प्रतिष्ठा मिल रही है, सब मिल रही है, लेकिन हम किसी को पीड़ित नहीं करते। ये कुछ लोग ऐसे हैं ज़बरदस्ती करते हैं, वो उसके लिए तो खिलाफ हूँ। कुछ समाज के लोग भी, हम जब जाते हैं हमें तिरस्कार करते हैं। जी। हम गए आपके द्वार पे, देखिए, एक बोलता अतिथो भगवान। अगर एक इंसान भी, कोई भी किसी के रूप में कोई आता है, बिल्कुल। एक भिखारी को भी आदमी भीख दे देता है। अगर हम आपके द्वार पे गए, आप हमें अगर प्यार से दे दिए तो ठीक है, नहीं हो तो क्या बाबूजी आप इतने बड़े महल वाले हैं, ये मत दीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, ये कह देंगे, तो आप इसमें जी। नाराज होने की आपको कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए मैं और दे रहा हूँ, बस ये हो गया। जिद की काम नहीं है इसमें। हाँ, मतलब मेरा जो सवाल था वो इसलिए था क्योंकि मैंने तो अपने गांव में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि जब किन्नर पहुंचे और उनके अगर मुंह मांगी बधाई नहीं दी गई तो बदतमीजियां तक पर उतरे वो, मतलब कपड़े उतार देना, गाली गलौज करना, बददुआएं देना। तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर उनके लिए क्या, आपके लिए, आपके यहाँ कोई नियम है? कहाँ उनका क्या, मतलब उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? हमारे गद्दीदार किन्नर समाज से उसके लिए तिरस्कार भी है। जी गद्दीदार किन्नर जो गद के जो नायक होते हैं, जी वो ऐसा नहीं करते हैं। जी जो करते हैं उसको समाज भी आज बोलते, जागरूकता सब दुनिया भारत में है। बिल्कुल। अगर जो करते हैं उसके लिए सरकार के तरफ से लागू भी है, कानून की तरफ से भी लागू है। हम गए आपसे 2 रुपया मांगे, तो आप 3 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे। बिल्कुल। मांगने की काम मेरा, देने की काम आपका, लेकिन आप कैसे देंगे वो मैं आपको बता के ही करूँगी। बाबू भैया जो भी, बिल्कुल बिल्कुल आप हमें दे देंगे। बिल्कुल। अब देने के बाद आप खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं थोड़ा करूँगी, ताली बजाऊँगी, क्यों नहीं करे। लेकिन ये जो नंगवस्त्र जो होते हैं ये गद्दीदार नहीं करते हैं। जी ये जो करते थे पहले, लेकिन अब नहीं। हमारा गुरु गोरक्षनाथ नगरी में अब इतने सब सभ्यता हो गया, मंदिरें सब बना रहे हैं, सब पूजा भी कर रहे हैं। सब किन्नर समाज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो कि इनको कोई, हम लोगों को, मैं अपने को कह रही हूँ, हमें कोई नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ, हमारी जात क्या है। जी आज हमारे जात में भी पता चल कि सनातनी हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन है, ये सब है। मैं आंध्रा की, विशाखापट्टनम की रहने वाली, लेकिन आज पूरा सनातनी लेके चल रही हूँ। हमारे पीछे और भी आप किन्नर बार बार समाज ये हैं। मत कहिए कि आप आंध्रा की हैं, आप विशाखापट्टनम की हैं, आप पूरे भारत की हैं, आप हम सब की हैं। इस बात से सब एग्री करेंगे। और देखिए तालियां इस बात के लिए बता रही है कि आप सबकी हैं, सब आपके हैं, तो इसलिए मत कहिए एक बात, आप पूरे हिंदुस्तान की हैं। मैं हिंदुस्तान की हूँ, मैं इंटरनेशनल भी हूँ। जी मैं 1 साल पहले हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद अपने गोरखपुर घंटाघर में सब स्वागत किए। जी। अबू धाबी, दुबई में स्वामीनारायण मंदिर की, भारत की पहली
किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर वहाँ दर्शन करने गई थी। जी सोचिए अभी तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। ये सौभाग्य की है। बिल्कुल। मैं जहाँ की बॉर्न हूँ, मैं वहाँ की बात आ रही हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की बॉर्न हूँ, जी बट माई कल्चर्स आर यूपी एंड बंगाल एंड अदर्स। मुझे 7 भाषा आती है। मैं लैंग्वेज अच्छा। 7 लैंग्वेज, जी। तेलुगु, तमिल, हाँ। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, भोजपुरी एंड नेपाली। जिस भाषा में आप बात कर रही, माई महिम जी ने तेलंगाना के, मैं भी उसी से वही बात कर रही जी, थी। जी, जी। अभी जो आपकी महुआ चैनल के जो है सीधे जो बड़े इंचार्ज जो हैं, जी। वो हमारे जेमिनी टीवी के साउथ के कई कार्यक्रम बिल्कुल, बनाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बहुत प्रसन्नता हुई उनसे। जी जी जी। चारू जी, हमने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि नारी और पुरुष एक समान रहे। फिर ये क्या हुआ कि हम आज के समय में आते आते नारी को दोयम दर्जे पर समझने लगे, देखने लगे, या उसको दोयम दर्जे पर पहुंचा दिया, और हम फिर से प्रयास कर रहे हैं कि उसको बराबर में लाकर खड़ा किया जाए। तो ये कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये कहां से मानसिकता आई? देखिए, पहले तो नारी एक शक्ति का रूप ही थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों का समय आया तो नारी को पर्दे में रखा गया, और पर्दे में रखते रखते उनकी शिक्षा से वंचित होती गई वो, और शिक्षा से वंचित हुई तो सारे अधिकार उनसे चले गए, और बिल्कुल। फिर घर के पर्दों में रहने लगी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की कमान संभाली, तब से नारी के लिए इतनी सारी योजनाएं लेके आए कि अगर आप देखें कि नारी के जन्म से लेके हमारी योजनाएं हैं। जो पहली योजना प्रधानमंत्री जी की आई थी वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उससे बेटियों की जो भ्रूण हत्या कर दी जाती थी उसमें भी कमी हुई, और साथ में बच्चियों की शिक्षा बेहतर हुई। उसके बाद आप देखिए अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना है, जिसके तहत बेटी के जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई निःशुल्क होती है, और साथ ही उसको 25,000 रुपए की आर्थिक योगदान भी मिलता है। ऐसे ही महिलाओं को कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सके, हमारे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिसके तहत महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, साथ में वो लोन भी ले सकती हैं। जैसे हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी लोन योजना चल रही है। हर बच्ची 18 साल के ऊपर की जो भी काम करना चाहती है 5 लाख रुपए का उन्हें लोन मुफ्त में मिलता है, और वो उससे अपना नया कारोबार शुरू कर सकती हैं। ऐसी बहुत सी अनगिनत योजनाएं। स्वास्थ्य में अगर हम देखते हैं तो आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, पहले महिलाएं अगर बीमार होती थी तो घरों में उनकी परवाह नहीं होती थी, और वैसे ही बड़ी बड़ी बीमारियों से मर जाया करती थी। कैंसर हुआ कोई इलाज नहीं कराता था, लेकिन आज इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो इलाज फ्री मिला है, उससे लाखों महिलाओं का जीवन बदला है, और उन्हें जो स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिली हैं उससे अब महिला स्वस्थ भी है, सशक्त भी है, और जब महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज, पूरा परिवार, हमारा देश प्रदेश सशक्त होने के साथ समृद्ध भी बनता है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम जितनी कोशिश बेटियों को बढ़ाने पर कर रहे हैं उतना बेटों को सिखाने पर नहीं कर रहे हैं? बेटों को सिखाने की अभी और जरूरत है। देखिए, ये मैं कहूंगी क्योंकि घर से ही बच्चा सीखता है, माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो हर महिला से मैं जब भी हम संवाद करते हैं तो सबसे पहली चीज मैं यही कहती हूँ कि अपने बेटी और बेटे को एक सा पालें, क्योंकि जब आप बचपन से मतभेद नहीं करेंगे, दोनों बेटा बेटी में अंतर नहीं करेंगे, तभी आगे चल के बेटे को बेटी की वैल्यू होगी, अपनी बहन की, अपनी वाइफ की, अपनी माँ की वैल्यू वो तभी समझेगा। लेकिन मेरा सवाल इसी पर है कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि माँ खुद वैल्यू नहीं करा रही है, या माँ कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ देती है? बहू के लिए नजरिया अलग हो जाता है, बेटे के लिए नजरिया अलग हो जाता है, बेटियों के लिए नजरिया अलग हो जाता है। कई बार तो मैंने ये भी सुना कई घरों में, अपने गांव में भी खासकर, कि अगर गलती करेगी तो पिटेगी। ये अपनी बहुओं के लिए सास को कहते हुए सुना। तो लगता नहीं है कि ये वही शब्द हैं जो बढ़ावा देते हैं हिंसा को?
और उसका सबसे पहला स्टेप भी एक मदर उठा रही है, एक महिला उठा रही है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अगर आप शहरों में देखें तो शहरों में काफी बदलाव आया है इस चीजों में। बिल्कुल। अब बेटे बेटी में एक साथ, गांव में, ग्रामीण इलाकों में आज भी ये फर्क देखने को मिलता है। जब हम चौपाल लगाते हैं तो महिलाओं में ये होता है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जब शिक्षा के लिए प्रमोट करते हैं, बेटी की शिक्षा के लिए, क्योंकि सरकार उनको मुफ्त शिक्षा दे रही है और हमारे सर्वोदय जो स्कूल्स हैं उनमें भी बेटी की शिक्षा, लेकिन आज भी महिलाएं और घर के लोग सोचते हैं कि बेटे को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दें और बेटी को किसी भी स्कूल में भेज। वो फर्क ग्रामीण इलाकों में अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार की कोशिश, आयोग की कोशिश से फर्क आ रहा है। समय लगेगा, देखिए जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक बार घुमाई और बदल गया। बिल्कुल। वो टाइम, धीरे धीरे ही बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है और आप देख रहे होंगे इस बदलाव के कारण ही आज हमारी बेटियां, मतलब जमीन से लेके आकाश तक, आप हर क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, हर जगह आप महिलाओं की भागीदारी, बेटियों की भागीदारी देख रहे हैं। तो ये उस बदलाव का ही असर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने कीमती समय दिया, महुआ खबर से बातचीत की, बिल्कुल, चर्चा मैं की। एक ही चीज कहना चाहूंगी, देखिए महिला, नारी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तो उससे हारी है। तो अपनी क्षमता को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। साथ ही आज की नारी सिर्फ घर की धुरी ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। अपनी शक्तियों को पहचाने और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बेहतर योगदान समाज को दिया है उसके लिए आपका सम्मान जरूरी है, और आपको सम्मानित करने के लिए मैं महुआ खबर के दीपक जोशी, महुआ खबर के डायरेक्टर एंड सीटीओ, और साथ ही विपुल सिंह जी जो महुआ खबर के सीआरओ, आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बहुत कमजोर हो जाती हैं बीच बीच में। कनकेश्वरी उधर। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का भी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, हमें सम्मान देने के लिए।